हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जो दिसंबर में पेपर हुआ था हिंदी का वो लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थिति और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहला गिरमिटिया, दूसरा ऑप्शन है जुगलबंदी, तीसरा ऑप्शन है परिशिष्ट और चौथा ऑप्शन है तीसरी सत्ता। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि अफ्रीका में जो रंग भेद ये जो रंग भेद हुआ था, ये जो है बेसिकली जो है पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है, इसका पहला ऑप्शन जो सही है, इसका जो होगा ऑप्शन सही होगा, जो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों के समक्ष दे रखा है। पहला ऑप्शन है परीक्षा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार ऑप्शन। तो हम आपको बता दें कि जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद में गोदान 1936 में, और क्या कहते हैं शिखर एक जीवनी, ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इसका 1941 में आया था और दूसरा भाग 1944 में आया था। और उसके बाद में फिर तीसरा है तमस, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1974 में, जिस पे 1975 में भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों के समक्ष दे रखा है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है सही है। उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। ठीक है, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी, आकाशदीप 1938 में, ईदगाह 1933 में और परिंदे जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में हम आएंगे अपना देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जय पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, स्वय पंखी जाय जर तरीवर हुए निपात। यहाँ पे आप देखिए ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्ति है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ इनमें विरह ताप के संवेदनात्मक इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप के अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो है 4 है, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा सी, इसमें विरह ताप की वेदनात्मक, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रसात्मक बोध के विविध रूप, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, तीसरा ऑप्शन है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, चौथा ऑप्शन है काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध जो है शुक्ल जी द्वारा रचित जो है निबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक पंक्ति दे रखी है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है सूर्यास्त हो गया था, दूसरा ऑप्शन है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, चौथा ऑप्शन है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो छठा है, तो इसका जो है यहाँ पे दो दे रखे हैं कि
ये बी सही है, बी डी सही है कि बी सी सही है कि ए सी सही है, आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो है ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही है, बी डी इसका सही, यानी कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषय पर केंद्रित है? भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विभाजन की त्रासदी, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषमता, तीसरा ऑप्शन है स्त्री विमर्श और चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक विद्वेष। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि ये इसका जो है, देखो ऑप्शन नंबर जो है, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे, पहला विभाजन की त्रासदी और लास्ट का जो है सांप्रदायिक विद्वेष जो है, यानी कि इसका जो है ये और डी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 343, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 346 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 348। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 348 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ठीक है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैथ्यू आर्नाल्ड, दूसरा ऑप्शन है क्रोचे, तीसरा ऑप्शन है लॉन्गचाइनस, चौथा ऑप्शन है इलियट। तो हम आपको बता दें इसका जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, क्रोचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे साधारणीकरण को लेकर जो है साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेल करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने क्या कहा था, तो हम आपको सीधा सीधा इसका आंसर करेक्ट करके बताते जा रहे हैं। जैसे कि पहली जो ये दे रखा है, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिसके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उसका साधारणीकरण करता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये जो पंक्ति है ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था साधारणीकरण के संबंध में। कुछ इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। अब यहाँ पे आपको बता दें ये चीज़ जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, यानी कि बी का जो है नंबर 4 सही और ए का 3 सही है। ठीक है, तो बी का 4 और ए का 3, तो आप यहाँ देखेंगे इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, आप लोग यहाँ पे पहले ऑप्शन को सही पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक सीक्वेंस से दे रखे हैं वो प्रकाशन के दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पोएटिक्स पहले आई थी, उसके बाद में फिर लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एथिक्स और द सीक्रेट वुड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और मगही। तो हम आपको बता दें कि मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण श्रीवास्तव और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम
कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विकृत, अव्यय, दूसरा ऑप्शन है कारक, तीसरा ऑप्शन है संबंध सूचक और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो हम आपको बता दें कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कारक। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका में ने संवृद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ सर्वाधिक संवृद्ध किया। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवृद्ध किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला वर्तमान साहित्य, दूसरा ऑप्शन है वागार्थ, तीसरा ऑप्शन है हंस और चौथा ऑप्शन है दस्तावेज। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी हंस ने जो है सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक संवर्धित किया था। ठीक है, अस्मिता विमर्श को। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देश इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। निर्देश इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना, मतलब पहला जो है ये स्थापना, दूसरा तर्क दिए गए हैं। ठीक है, विकल्पों का चयन करना। स्थापना क्या है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे नाटक में रस की। ठीक है। तर्क है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। ठीक है, तो इसका जो है आप देखेंगे कि जो है पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, यानी ये भी सही है और आर भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को उसमें से बताना चूज़ करना। पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि थे, हैं वह व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं, वह किशोर भावुकता के लेखक हैं, वह मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो ये सही है, वह व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। ठीक है, इसका जो है 17 का जो है ये इसका सही है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति। तो हम आपको बता दें ये आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, जो कि मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दे रखा है, पहले 4 ऑप्शन, कालिदास का मल्लिका का व्रत, मल्लिका का स्वागत, और मल्लिका का अंबिका के प्रति, और मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो यहाँ पे हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मल्लिका का अंबिका के प्रति ऐसा अनुवाद होता है चंद्रगुप्त नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा ऑप्शन है भारतीय हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो 19 नंबर का जो है पहला ऑप्शन सही है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ठीक है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े नायक जो है लोकनायक तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कमिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स और विलियम कैरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा, तो हम आपको सही ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 होगा, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रोयक। ठीक है, क्योंकि आचार्य दंडी का जो समय है वो 7वीं सदी माना जाता है, और आनंदवर्धन का 9वीं सदी, और कुंतक का 10वीं और रोयक का 12वीं सदी। इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। ठीक है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन सन 1965, दूसरा ऑप्शन सन 1977, तीसरा ऑप्शन 1982 और चौथा ऑप्शन 1972। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही, यानी 1977 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, नित्शे का संबंध किस विचारधारा से है। नित्शे का संबंध किस विचारधारा से। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है उत्तराधुनिकतावाद, तीसरा मार्क्सवाद और चौथा वाद है अस्तित्ववाद। ठीक है, तो हम बता दें यहाँ पे जो है 23 का जो है डी सही, यानी चौथा ऑप्शन सही है, अस्तित्ववाद से। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ठीक है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन यत्न, दूसरा ऑप्शन है विमर्श, तीसरा ऑप्शन है बिंदु, चौथा ऑप्शन है बीज। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि अगर शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका देखेंगे जो है सी और डी सही है, बिंदु और बीज। ठीक है, तो इसका जो है सी और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से हिंदी का यात्रा वृत्तांत। यहाँ पे यात्रा वृत्तांत बताना आपको। 4 यात्रा वृत्तांत। पहला है याद हो कि ना हो, दूसरा ऑप्शन है अरे अरे यायावर रहेगा याद, तीसरा ऑप्शन है आखिरी चट्टान तक, और चौथा ऑप्शन है जिनकी याद हमेशा रहेगी। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये भी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो है बी और जो है सी सही है, यानी कि अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। ठीक है, तो ये दोनों जो है यात्रा वृत्तांत है। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में।